प्रश्नावली है आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम आज बात करेंगे इसमें क्लास 10 की जो प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 12वीं, और जो आपकी प्रश्नावली का जो नाम है यह है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हमने आपको जो त्रिकोणमिति वाली जो आपकी त्रिकोणमिति का जो परिचय है 8वीं जो प्रश्नावली है 10th क्लासेज में, उसकी आपको वीडियो अपलोड कर दी है। आप सभी जैसे इन क्लासेज पर जाके देख सकते हो, वहां पर आपको 8 से 10 उसकी वीडियो है और सारे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। और यदि आप सभी इसको बार बार रिपीट करके देखते हो और अच्छा स्कोर चाहते हो उसके अंकों के लिए, तो आप उस प्रश्नावली का बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप सभी को वो बार बार समझ में आए। जितनी बार उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी वो प्रश्नावली होगी और उतना ही अच्छा आपको उसमें अच्छा लगेगा। और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन आपको उसी प्रश्नावली से देखने को मिलेंगे, प्रूव करने वाले और कोण वाले। यदि आप सभी को त्रिकोणमिति जो आपकी सारणी है उसके मान यदि आप सभी को याद हो जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में उसमें से देखने को मिलेंगे। और जो इससे पहले हमने जो कंपटीशन एग्जाम होती है आपकी उसमें भी हमने आपको बहुत सारे प्रश्नावली जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और उसमें हमने वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल उसमें भी हमने वीडियो बनाई है और आप वहां पर जाकर देखें। आप सभी को और भी अच्छा नॉलेज आएगा कि जो कंपटीशन तैयारी में 10वीं से रिलेटेड आपका कितना कोर्स आता है। तो आज हम वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल है उससे रिलेटेड आज हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पहले वृत्त से संबंधित के वृत्त क्या होता है, वृत्त के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं। तो आज हम इन सारी चीजों को आज जानेंगे और फिर इसके हम फॉर्मूलों के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लास्ट स्टेज में हम क्वेश्चन हल करेंगे। और जैसे जैसे आप सभी को वीडियो प्राप्त हो और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं ताकि हमारा भी आपके प्रति मोटिवेशन बढ़े। तो आज हम इंग्लिश की क्लास जैसे क्लासेज और इंग्लिश की क्लासेज भी हमने आप सभी को अपलोड कर दी है। जैसे क्लासेज पर आप देख सकते हो, वहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेंगे। और यदि आप सभी एक चीज पढ़ेंगे तो आपको दूसरी चीज आपको ऑटोमेटिक उसमें याद हो जाएगी। तो आप वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हमने वीडियो अपलोड करवा दी है, अधिक से अधिक देखें ताकि आप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो प्रश्नावली का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हम वृत्त और उसके क्षेत्रफल से संबंधित जितनी आकृति होती है उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो वृत्त की जो आकृति होती है इस तरह की हमारे पास वृत्त की आकृति होती है। तो बीचों बीच इसके क्या होता है एक मध्य बिंदु या केंद्र जिसे बोल सकते हैं। तो यह हमारे पास इसका मध्य में क्या होता है एक केंद्र होता है जिसके क्या है जो सर्किल है यह इसकी चारों तरफ से इस यहाँ तक की क्या होती है दूरी सभी जगह क्या होती है बराबर होती है। तो इस तरह की जो हमारे पास जो आकृति आती है गोल शेप जिसे हम सर्किल कहते हैं यह हमारे पास वृत्त होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि इसमें एक तो हमसे त्रिज्या की आवश्यकता होती है और एक इसमें हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास केंद्र से जो परिधि के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या हमारे पास क्या होती है तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हम इसमें त्रिज्या की बात करते हैं। तो त्रिज्या को हम यहाँ पर जो स्मॉल आर है इससे रेडियस आर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिज्या क्या होती है।
तो यहाँ पर त्रिज्या को या तो हम कैपिटल आर ले सकते हैं या स्मॉल आर ले सकते हैं। इन दोनों में से हम कौन सा भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो त्रिज्या ली जाती है वो कहाँ से कहाँ तक की दूरी ली जाती है। तो जो केंद्र और परिधि के मध्य की जो दूरी होती है परिधि, तो परिधि क्या है कि हमने इस बिंदु से यहाँ से चलना प्रारंभ किया है और इसके चारों ओर हमने क्या एक चक्कर लगा दिया है, तो ये क्या होती है किसी वृत्त की परिधि होती है। परिधि बोले तो परिमाप, कि हमने जैसे हमारे चारों ओर एक मकान है तो कहाँ तक वो फैला हुआ है उसका परिमाप क्या है, या चारों तरफ की उसकी दूरी कितनी है उनको हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है परिमाप होता है। तो इसी तरीके से वृत्त में भी क्या होता है, यह जब इसकी पूरी हम दूरी ले लेते हैं इसके चारों ओर की तो हमारे पास यह परिधि होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास क्या है, केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी, केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी, परिधि के मध्य की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या की क्या होती है, जो केंद्र से और परिधि के मध्य की जो दूरी ली जाती है उसे हम रेडियस त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट बात करें कि व्यास क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यास। तो व्यास को हम या तो स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं या फिर कैपिटल डी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर व्यास क्या होता है कि जो हमारे पास जो त्रिज्या है इसका जो दुगना होता है वो हमारे पास क्या होता है व्यास होता है, या तो स्मॉल डी या कैपिटल डी से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जो त्रिज्या का जो दुगना होता है यह हमारे पास व्यास होता है। तो त्रिज्या का दोगुना मान, त्रिज्या का दोगुना मान व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो कभी भी आपसे जैसे सवालों में पूछ लिया जाता है बहुत बार डायरेक्ट ही कि जो कोई व्रत है और उसकी जो अधिकतम व्यास वाला जो व्रत काट सकते हैं वो कितने का प्राप्त होगा। तो हम जो अधिकतम जो व्यास जो लिया जाता है या इसके हम टुकड़े कर सकते हैं कि अर्ध, जैसे आपने देखा होगा कि अर्धव्रत, तो अर्धव्रत में क्या होता है यहाँ पर जो ये पूरा भाग है इसको यदि हम दो टुकड़ों में यहाँ पर विभाजित कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूर्ण व्रत हो जाता है। तो कभी भी आपसे अधिकतम व्यास वाला यदि ये पूछा जाए आपसे व्रत, तो अधिकतम क्या होगा कि व्यास जहाँ पर आपको अधिकतम प्राप्त हो वहीं से हम अर्धव्रत को काट सकते हैं। तो यदि आपसे अर्धव्रत पूछा जाए तो क्या होता है कि ये पूरा व्रत है उसको हम बीचों बीच में से यदि इसके टुकड़े कर देते हैं तो ये हमारे पास अर्धव्रत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने त्रिज्या की बात कर ली और व्यास की बात कर ली। तो हमारे पास देखिए कि व्यास क्या, व्यास d बराबर, तो ये क्या होता है 2r के बराबर होता है। त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हमारे पास क्या होती है, तो त्रिज्या हमारे पास जो व्यास होता है उसकी ये आधी होती है। यदि हम सभी को ये कि 20 सेंटीमीटर का ये व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो यहाँ पर जैसे ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, तो आपको जब भी त्रिज्या ज्ञात करनी होगी तो आप क्या करेंगे, जो व्यास है उसको यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। तो आपको त्रिज्या और व्यास में जो फर्क है वो मालूम हो गया होगा कि आपसे यदि त्रिज्या पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट मान रख के और अंक कर देना है, और यदि आपको व्यास दिया हुआ है तो आपको वहाँ पर त्रिज्या निकालनी है, व्यास में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, त्रिज्या निकल के आ जाती है। और कहीं भी जैसे आप इसमें यूज करेंगे इनके क्षेत्रफल में या इनकी परिधि में, जब भी
त्रिज्या का यूज करेंगे तो वो आपको त्रिज्या के रूप में आएगा, व्यास के रूप में आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आज हम देखते हैं अब इनके जो परिधि है, वृत्त की परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल है या समकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल है, इनके बारे में जानेंगे। तो यह आपकी नॉर्मल चीज थी, ये आपको पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप सभी को यह मालूम होना आवश्यक है कि जो हमारा वृत्त है वो उसकी आकृति कैसी होती है। तो जो आपकी वृत्त की जो आकृति होती है वो बैंगल शेप की होती है, जो गोल चूड़ियां औरत पहनती हैं उस आकृति का हमारे पास वृत्त होता है। और उसके जो चूड़ी के चारों ओर जो गोल कनौर लगी होती है वो किसी वृत्त की परिधि होती है। और यदि हम जैसे आप सभी ने देखा होगा, चित्र भी बनाया होगा कि आप जब प्रकार की सहायता से कोई चित्र बनाते हैं इस तरीके से, तो आपके पास बीचों बीच में उसका क्या होता है, केंद्र होता है। तो यदि आप सभी से पूछा जाए कि वृत्त में केंद्र कहाँ पर उपस्थित होता है, तो वृत्त में जो केंद्र होता है वो मध्य में स्थित होता है, वृत्त के मध्य में स्थित होता है। और यदि आप सभी से इसमें त्रिज्या पूछी जाए तो त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या आपके पास जो केंद्र और जो परिधि के मध्य की जो दूरी ली जाती है वो आपकी त्रिज्या होती है। और यदि आप सभी से इसमें पूछा जाए कि अधिकतम जो व्यास वाला है वृत्त कहाँ से काटे कि यह समान भागों में विभाजित हो जाए, तो आपको अधिकतम इसका व्यास लेना है और व्यास अधिकतम कहाँ पर आएगा, इसके मध्य में आपको इसका व्यास प्राप्त होगा। तो देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी के मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के ये समझ में आ गया होगा और आप सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और सवालों को अच्छी तरीके से समझें, तभी आपके यह सवाल समझ में आएंगे। क्योंकि इससे पहले आप सभी ने हालांकि पढ़ा तो है, लेकिन क्या है जो आपके पास एग्जाम बोर्ड की एग्जाम होती है इनमें थोड़ा बच्चों को यह लगता है कि हम फेल हो जाएंगे और इस कारण से वो थोड़ा ध्यान देता है। लेकिन इससे पहले उसके दिमाग में ये रहता है कि हम स्कूल में तो पढ़ रहे हैं और टीचर अपने आप पास कर देंगे, उनको पैसे की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप सभी को आगे कुछ सीखते हुए चलना है और आगे आप कुछ बनना चाहते हो तो आप सभी को ये सारी चीज याद होना आवश्यक है और एक एक चीज जो भी आपको पढ़ाई गई है वो याद होना आवश्यक है। तो हम देखिए कि इसके वृत्त की परिधि के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमने एक वृत्त बना दिया है और यह इसका क्या हो गया, यहाँ पर केंद्र हो गया है और यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी ली जाती है वो क्या ली जाती है, त्रिज्या ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि हम वृत्त की परिधि की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट इसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो वृत्त की परिधि से ज्ञात किया जाता है। यदि आप सभी को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है तो आप परिधि आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके पास जो वृत्त की जो परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि, तो यहाँ पर देखिए कि हम वृत्त की परिधि की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास 2πr होता है, 2πr। यहाँ पर क्या है, r आपके पास त्रिज्या है जो हमने आपको बता दी है पहले से ही, r रेडियस। अब यहाँ पर देखिए कि जब भी आपको इसमें पाई का मान या तो दिया हुआ होगा सवाल में कि पाई का मान 22/7 लेके चलना है या पाई का मान 3.14 लेके चलना है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इनके मान रखने हैं। लेकिन अधिकतर यदि आप सभी को नहीं दिया गया है तो पाई का मान आपको क्या रखते हुए चलना है, पाई का मान आपको 22/7 रखते हुए चलना है। यह सभी आपको याद होना आवश्यक है। बहुत बार आपसे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि पाई का मान क्या होता है। तो एक तो आपको 22/7 होता है, यदि 22/7 में यदि आप 22 में यदि आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 3.14 आपको प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी को यह मान याद होना आवश्यक है। तो यदि आप सभी से पूछा गया है कि कोई हमारे पास वृत्त है और उसकी त्रिज्या आपको जैसे 7 सेंटीमीटर दी गई है, तो यहाँ पर वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले हम इनके फॉर्मूलों के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। तो सेकंड की हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड देखिए कि जो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या है।
या व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। यदि आप सभी से और पूछा जा सकता है कि कोई व्रत है, इसकी त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या अलग अलग दी गई है, तो यहाँ पर आपको इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल, तो आपके पास जो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि आपको इसमें और कोई मान या मैथमेटिकल वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पर भी पाई और आर का मान रखना है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये सर्किल है, यही आपकी 12वीं प्रश्नावली में काम में आने वाला। हम तो आपको इन सभी चीज का त्रिज्या का मान याद होना आवश्यक है कि हमें व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या किस तरीके से ज्ञात की जाती है, तो हम इस तरीके से इनको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि हम यदि हमने यह पूर्ण व्रत के बारे में बात कर ली है, अब हम देखते हैं अर्धव्रत के बारे में। अर्धव्रत, तो यहाँ पर देखिए कि आपको जैसे आपने पूर्ण व्रत में किया है उसी तरह से आपको अर्धव्रत में भी यह सब करना है। तो हमने आपको बताया था कि जो अर्धव्रत होता है उसकी आपको जो आकृति दी जाती है वो किस तरीके की होती है। तो हमने जो पूर्ण व्रत है उसको आधा काट दिया है, तो इस तरीके की हमारे पास इसकी क्या होती है, अर्धव्रत की हमारे पास यह आकृति होती है। तो हमारे पास ये अर्धव्रत की आकृति है, हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक के मध्य की जो दूरी है वो हमारे पास क्या है, परिधि। इसी प्रकार यहाँ से और यहाँ तक के और यहाँ से यहाँ तक के मध्य की जो दूरी है ये भी हमारे पास रेडियस है। और इसके जो बीच बीच में है वो हमारे पास क्या है, केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने पूर्ण व्रत में इसकी परिधि निकाली थी और इसका क्षेत्रफल निकाला था, उसी तरीके से हम अर्धव्रत में देखते हैं। तो यहाँ पर अर्धव्रत की परिधि, तो फर्स्ट इसमें जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, अर्धव्रत की परिधि। तो हमारे पास जो पूर्ण व्रत की होती है वो 2 पाई आर। यदि हम इसमें क्या करते हैं, पूर्ण व्रत में यदि 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने जो एक व्रत है इसको दो भागों में बांट दिया है, तो अब हम इसको क्या है 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास जो इसकी जो परिधि आती है वो हमारे पास क्या आती है, पाई आर हमारे पास इसकी परिधि हमें प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि इसका जो एरिया निकाला जाता है वो किस तरीके से यहाँ पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं अर्धव्रत का यहाँ पर क्षेत्रफल, अर्धव्रत का क्षेत्रफल। तो हमारे पास देखिए कि पूर्ण व्रत का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यदि इसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इसका एरिया निकल के आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, एरिया आ चुका है। तो हमने देखिए कि इसमें जो पूर्ण है और अर्ध है इन दोनों के बारे में हमने देख लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि इसके बाद हम जो इसमें नेक्स्ट आएगा आपके वो संकेंद्रीय व्रत। जो संकेंद्रीय व्रत है इससे भी रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए संकेंद्रीय व्रत, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेमी सर्किल है। तो यहाँ पर हमारे पास संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि केंद्र हमारे पास एक ही उपस्थित होगा, लेकिन जो इनका जो व्रत है वो हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएंगे या 2 से अधिक हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये केंद्र एक ही है और एक व्रत हमने यहाँ पर बना दिया है और दूसरा व्रत भी हमने इसकी रेडियस को बढ़ाते हुए यहाँ पर हमने एक और बना दिया है। तो इस तरीके जब भी हमको व्रत प्राप्त होंगे वो हमें संकेंद्रीय व्रत प्राप्त होंगे। तो संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र एक और व्रत अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए कि जो फर्स्ट वाला हमारे पास जो व्रत है अंदर वाला छोटा वाला, उसकी त्रिज्या को हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम इसको R1 लेंगे और जो सेकंड है इसको हम क्या लेंगे, यहाँ पर R2 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो बड़ी वाली जो त्रिज्या है उसको हमने R2 ले लिया है और जो छोटी वाली त्रिज्या है
उसको हमने R1 ले लिया है। तो यहाँ पर आपसे जो संकेंद्रीय वृत्त से रिलेटेड है, इसमें बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको वहां पर क्या देगा कि जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या इतनी है, या आपको कम दे देगा, और जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या इतनी है। तो यहाँ पर आपको संकेंद्रीय वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसका क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई, और यहाँ पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यदि आप सभी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, और इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1, और यहाँ पर R2 प्लस R1। तो इस तरीके से हमने इसको और अलग तरीके से नहीं किया है। जब आप यह समीकरण खोलते हो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में ये खुलती हैं। तो यही हमने इसको यहाँ पर खोल के लिखा है। तो जो संकेंद्रीय जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आपके पास यह प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें त्रिज्यखंड की बात करें, और त्रिज्यखंड भी देख लेते हैं कि त्रिज्यखंड होता क्या है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने है समझ लिया होगा और अच्छी तरीके से इसको याद भी होगा आपको। तो हम यहाँ पर त्रिज्यखंड के बारे में देख लेते हैं। त्रिज्यखंड, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड से मतलब क्या है कि हमारे पास कोई वृत्त है और उसको यदि हमने काट दिया है, यहाँ पर देखिए कि ये हमने कोई वृत्त लिया है और यहाँ पर केंद्र से हमने इसके कोई यहाँ से और यहाँ तक के बीच के कोई यहाँ पर हमने ये टुकड़े कर दिए हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, एक त्रिज्यखंड। मतलब इसको काट दिया गया है तो त्रिज्यखंड, खंड मतलब टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं इसके। तो यहाँ पर जो इस तरीके की जो हमें आकृति प्राप्त होती है वो हमें क्या प्राप्त होती है, त्रिज्यखंड की आकृति है प्राप्त होती है। तो त्रिज्यखंड यहाँ से यहाँ तक से हमने काट दिया है इसको, तो यह कितने डिग्री के कोण से यह कटा है, या कितने डिग्री का कोण अब इनमें के मध्य प्राप्त हुआ है। तो इससे हम इनके जो चाप की लंबाई है, या त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इससे हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बारे में देखते हैं पहले। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180। तो हमारे पास यदि यहाँ पर थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर इनका मान रख के और इसको हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो हमारे पास जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो हमारे पास यह त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और ये त्रिज्यखंड की जो लंबाई है इनके फॉर्मूले होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपसे इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए कि जो नेक्स्ट जो और टॉपिक है और जो हमारे और इसमें फॉर्मूले हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हमारा आपके प्रति मोटिवेशन बढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी का हम वेट करेंगे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट जो वीडियो सेकंड में यदि